अब हमारी जो कक्षा होगी उस कक्षा में हम भरण पोषण का जो सिद्धांत है सीआरपीसी के अंतर्गत उसको हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से सीआरपीसी में भरण पोषण का प्रावधान दे रखा है। तो चैप्टर जो 9 है सीआरपीसी का, उसके अंतर्गत पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के आदेश का जो प्रावधान है वो दे रखा है। इसमें सबसे पहले है सेक्शन 125। सेक्शन 125 के अंतर्गत है पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश। तो इसके अंतर्गत दे रखा है यदि पर्याप्त साधनों वाला कोई व्यक्ति अपनी पत्नी का जो भरण पोषण करने में असमर्थ है या अपनी धर्मज अवयस्क संतान का चाहे वह विवाहित हो या नहीं हो, जो भरण पोषण करने में असमर्थ है, अपनी धर्मज या अधर्मज संतान का जो विवाहिता पुत्री जिसमें सम्मिलित नहीं है, जिसने वयस्कता प्राप्त कर ली हो, जहाँ ऐसी संतान किसी शारीरिक या मानसिक असामान्यता या क्षति के कारण अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हो। और चौथी स्थिति के अंतर्गत है अपने माता पिता का जो भरण पोषण करने में असमर्थ है, भरण पोषण करने में उपेक्षा करता है या भरण पोषण करने से इनकार करता है। तो प्रथम वर्ग जो मजिस्ट्रेट है ऐसी उपेक्षा या इनकार के साबित हो जाने पर ऐसे व्यक्ति को यह निर्देश दे सकता है कि वह अपनी पत्नी या संतान माता पिता के भरण पोषण के लिए ऐसी मासिक दर पर जो कि मजिस्ट्रेट ठीक समझे भरण पोषण के भत्ते का संदाय करने के लिए आदेश जो किया कि वह दे सकता है। परंतु मजिस्ट्रेट अवयस्क पुत्री के पिता को यह निर्देश दे सकता है कि वह उस समय तक उसको भत्ता दे जब तक कि वह पुत्री वयस्क नहीं हो जाती है। यदि मजिस्ट्रेट का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी अवयस्क पुत्री के यदि वह विवाहित हो, पति के पास पर्याप्त साधन नहीं हैं, तो इस प्रकार से मजिस्ट्रेट इस प्रकार के भरण पोषण का जो आदेश है वह दे सकता है। अब इसका जो सब क्लोज 2 है, सेक्शन 125 का जो सब क्लोज 2 है, उसके अंतर्गत प्रावधान दे रखा है कि भरण पोषण के लिए ऐसा भत्ता या कार्रवाइयों का जो खर्च है वह आदेश की तारीख से या यदि ऐसा आदेश दिया जाता है तो भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण और कार्रवाइयों के खर्चे के लिए जो आवेदन है उस आवेदन की तारीख से ऐसा जो भत्ता है वह देय होगा। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति ऐसे आदेश का अनुपालन करने के अंतर्गत असमर्थ रहता है बिना किसी पर्याप्त कारण के, वह ऐसे आदेश की अनुपालना सुनिश्चित नहीं करता है, तो उस आदेश के प्रत्येक भाग के लिए वह ऐसी रीति से रकम उद्गृहित किए जाने का जो वारंट है वह वारंट जारी कर सकता है। इसके अलावा वह यदि कोई व्यक्ति ऐसा भरण पोषण देने में असमर्थ रहता है तो वह 1 मास तक के लिए जो कारावास है वह उस कारावास को दिए जाने का जो आदेश है वह आदेश जो कि वह दे सकता है। और इसमें है कि भरण पोषण की कोई व्यक्ति कोई जो है वह महिला है वह प्रस्थापना करती है और वह जो महिला है वह व्यक्ति इस प्रकार से कहता है कि वह अपनी पत्नी को रखने के लिए तैयार है और उसकी पत्नी उसके साथ रहे और वह पत्नी पति के साथ रहने से इनकार करती है, तो मजिस्ट्रेट उसके द्वारा जो कथित इनकार के जो आधार हैं, जो डिनाइन करने के जो आधार हैं, उन आधारों पर विचार कर सकता है और ऐसी प्रस्थापना के किए जाने पर वह इस धारा के अधीन आदेश दे सकता है कि उसका जो समाधान है हो जाता है कि ऐसे जो आदेश देने के लिए न्यायसंगत आधार हैं। अब इसका एक जो स्पष्टीकरण है वह दे रखा है यदि पति ने अन्य स्त्री से विवाह कर लिया है या वह कोई अन्य पत्नी रखता है तो यह उसकी पत्नी के द्वारा उससे पति से पृथक रहने का जो न्यायसंगत आधार है वह न्यायसंगत आधार इसको माना जाएगा। अब 125 सब क्लोज जो 4 है सेक्शन हमारा, उसके अंतर्गत दे रखा है कोई पत्नी अपने पति से इस धारा के अधीन भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण के भत्ते और कार्रवाइयों के खर्चे जैसी भी स्थिति हो प्राप्त करने की हकदार नहीं होगी यदि वह कौन कौन सी अवस्था है। सबसे पहली अवस्था है कि वह जाड़ता की दशा के अंतर्गत रह रही है या बिना किसी पर्याप्त कारण के
अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है, या वो पारस्परिक सहमति से, म्यूचुअल जो कंसेंट है उस म्यूचुअल कंसेंट से आपस में एक दूसरे से सेपरेट रह रहे हैं, अर्थात पृथक रह रहे हैं। अब सेक्शन 125 सब क्लोज 5, सेक्शन 125 सब क्लोज 5 के अंतर्गत है, मजिस्ट्रेट यह साबित हो जाने पर उस आदेश को रद्द कर सकता है कि कोई पत्नी जिसके पक्ष में इस धारा के अधीन आदेश दिया गया है जारता की दशा के अंतर्गत रह रही है अथवा पर्याप्त कारण के बिना अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है अथवा वो पारस्परिक सहमति से पृथक रह रहे हैं। तो इस प्रकार से यदि वो पारस्परिक सहमति से पृथक रह रहे हैं तो ऐसी स्थिति में भरण पोषण का जो आदेश है वह नहीं दिया जाएगा और किसी भी प्रकार के भत्ते का कोई संदाय नहीं किया जाएगा। अब इसके अलावा हम यह देखते हैं, केस है रमेश चंद्र बनाम वीणा AIR 1978, सुप्रीम कोर्ट 1807। तो इस केस के अंतर्गत यह निर्धारण किया गया कि यह धारा यानी सेक्शन 125 धारा 125 CRPC के जो उपबंध हैं वो संविधान के अनुच्छेद 15+3 और अनुच्छेद 39 में वर्णित जो सामाजिक सुरक्षा के जो प्रावधान हैं उन सामाजिक प्रावधानों के सुरक्षा के प्रावधानों के अनुकूल है। इसके अलावा हम यह भी देखते हैं कि हमारा जो हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 उसके जो धारा 18 से जो 20 के प्रावधान हैं उन प्रावधानों में भी पत्नी, संतान और जो वृद्ध माता पिता हैं उन वृद्ध माता पिता के भरण पोषण के जो आदेश हैं उन भरण पोषण के आदेश संबंधी जो प्रावधान हैं वो इसके अंतर्गत जो कि दे रखे हैं। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट केस इस सेक्शन का आता है, वो है मोहम्मद अहमद खां बनाम शाहबानो बेगम। यह AIR 1985, सुप्रीम कोर्ट 945 इसका जो है साइटेशन है। तो इस केस के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने यह डिसाइड किया था या विनिर्धारित किया था कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 है, उस 125 के प्रावधान सभी धर्मावलंबियों के प्रति समान रूप से लागू होंगे, अर्थात यह एक पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष धारा है और मुस्लिम जो महिला है वह मुस्लिम महिला इस धारा के अधीन भरण पोषण की मांग कर सकती है। यद्यपि ये इसमें जो 1986 का जो एक्ट है मुस्लिम महिला तलाक के पश्चात अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986, इस एक्ट के अंतर्गत भी एक भरण पोषण संबंधी जो प्रावधान है वो कर रखा है। इसके अलावा मुस्लिम महिला अगर चाहे तो वह CRPC की इन उपबंधों के अंतर्गत भी भरण पोषण का जो प्रावधान है वह जो भरण पोषण का जो उसका जो अधिकार है उस अधिकार का वह उपयोग कर सकती है। तो इस प्रकार से यह अपन एक बार इसको वापस से दोबारा से इसको पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत ये दे रखा है कि इस धारा के अंतर्गत कौन कौन व्यक्ति भरण पोषण प्राप्त कर सकते हैं। पत्नी जो स्वयं भरण पोषण करने के अंतर्गत असमर्थ है, धर्मज या अधर्मज अवयस्क संतान चाहे भले वे विवाहित हो या अविवाहित जो अपना भरण पोषण करने के अंतर्गत असमर्थ है, अपनी अधर्मज या धर्मज विवाहिता पुत्री जिसने वयस्कता प्राप्त कर ली है लेकिन जो भरण पोषण में असमर्थ है, और इसके अलावा है माता या पिता, तो ये जो भरण पोषण है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यह सेक्शन 125 है यह भरण पोषण के संदर्भ में इसमें प्रावधान करता है। अब इसमें एक केस लॉ और इम्पोर्टेंट है और वो केस लॉ है इकबाल बानो बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, जो 2007 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। तो इस केस के अंतर्गत भी जो कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह भरण पोषण संबंधी जो दावा है इसको कैंसिल किया था और वह उसने इसको भरण पोषण संबंधी दावे को खारिज करके उसमें भरण पोषण नहीं दिया। इसके अलावा एक केस और है डेनियल लतीफ़ी बनाम भारत संघ 2001 सुप्रीम कोर्ट, यह केस भी इसके अंतर्गत है और इसमें जो भी भरण पोषण के बारे में इसमें प्रावधान इसमें किया गया है। तो आज की कक्षा में हमने पढ़ा कि कौन व्यक्ति भरण पोषण प्राप्त कर सकता है, किस प्रकार से भरण पोषण का अधिकार क्रिएट होता है, किस प्रकार से व्यक्ति भरण पोषण को कोर्ट के माध्यम से लागू करवा सकता है, और यदि कोई व्यक्ति जिसको भरण पोषण देने के आदेश दिए गए हैं अपने आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है तो उसको क्या विधिक प्रावधान हैं, उन विधिक प्रावधानों के अंतर्गत वह किस प्रकार से उसको लागू करवा सकता है
और अन्य अधिनियमितियों में भी भरण पोषण के काम का प्रावधान दिए गए हैं। आगे की जो कक्षा है उस आगे कक्षा में मैं आपको इस भरण पोषण के दावे को कौन से न्यायालय में कितनी समय अवधि के भीतर और किस प्रकार से इसको हम पेश कर सकते हैं वो प्रक्रिया आपको बताऊंगा। तो आगे कक्षा में आपको मैं चीज़ बताऊंगा। आज की कक्षा के लिए इतना ही। थैंक यू।